नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, सोया, खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन से मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा DPVCPO BPVI 032 खाद्य सूक्ष्म जैविकी। खंड 1 प्रस्तावना। इकाई 2 खाद्य में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि और संदमन को प्रभावित करने वाले कारक। 2.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में सहायक एवं अवरोध उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारकों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के संदमन में pH की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे। सूक्ष्मजीवीय वृद्धि और क्रियाशीलता पर जल क्रियाशीलता या जल सक्रियता के प्रभाव को समझा सकेंगे। खाद्य पदार्थों के प्राकृतिक सूक्ष्म वनस्पति जात पर रेडॉक्स विभव के प्रभाव और उसमें होने वाले विकार के प्रकार को स्पष्ट कर सकेंगे। खाद्य पदार्थों में उगने वाले सूक्ष्मजीवों के पोषक संगठन की भूमिका को समझ सकेंगे। खाद्य पदार्थों के सूक्ष्मजीवीय विकार को कम करने वाले प्रतिसूक्ष्म जैविक अवरोधों की भूमिका समझ सकेंगे और खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवीय विकार को रोकने में संदमक पदार्थों की भूमिका को समझ सकेंगे। 2.1 प्रस्तावना। हमारे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को सूक्ष्मजीव पोषक तत्वों और ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। इन पोषक तत्वों का प्रयोग करके वे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थ खराब हो सकता है। किसी पोषक तत्व को तोड़कर या नए यौगिकों का निर्माण करके ये खाद्य पदार्थ में एंजाइमी परिवर्तन और अपसुरुचिक पैदा करते हैं। इस तरह वे हमारे खाद्य पदार्थ को खराब या विकृत कर उसे खाने के योग्य नहीं रखते। इसे रोकने के लिए हम सूक्ष्मजीवों और हमारे खाद्य पदार्थ के बीच संपर्क यानी संदूषण को कम करते हैं और हमारे खाद्य से सूक्ष्मजीवों को दूर करने का प्रयास करते हैं या फिर भंडारण की स्थिति में ऐसा तालमेल स्थापित करते हैं कि उनकी वृद्धि रुक जाती है। यही परिरक्षण है। इस तरह खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाता है। सूक्ष्मजीव यदि रोगाणुजनक हों तो हमारे खाद्य पदार्थों में उनकी उपस्थिति से खाद्यजन्य रोग भी फूट सकते हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सूक्ष्म रोगजनकों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं या उनके लिए स्रोत का काम करते हैं। ऐसे में हम खाद्य पदार्थों में उनके प्रवेश और वृद्धि को रोकने या संसाधन द्वारा उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्मजीवों और हमारे खाद्य के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया लाभकारी भी होती है। हम जिन संवर्धित उत्पादों को खाते हुए उनका आनंद लेते हैं उनमें से अधिकांश का निर्माण सूक्ष्मजीवों की लाभकारी क्रियाशीलता के फलस्वरूप होता है, जैसे संवर्धित छाछ, दही, सोया स्क्रोट, अचार और टोफू। खाद्य पदार्थ सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए सबस्ट्रेट कार्य द्रव्य का काम करता है, इसलिए खाद्य के गुण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खाद्य या सबस्ट्रेट से ही यह तय होता है कि कौन से सूक्ष्मजीव उस पर उग सकते हैं, कौन से नहीं। इसीलिए खाद्य या सबस्ट्रेट की विशेषताओं को समझना जरूरी होता है, तभी अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें किस तरह के सूक्ष्मजीवीय पादपजात पनप सकते हैं। अपनी गतिविधियों से सूक्ष्म पादपजात खाद्य पदार्थों में जैवरासायनिक परिवर्तन लाते हैं। इन जैवरासायनिक परिवर्तनों के प्रकार से ये तय होता है कि ये परिवर्तन लाभकारी हैं या हानिकारक। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले या संदमन करने वाले कारकों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हमें खाद्य पदार्थों में विकार और परिरक्षण के सिद्धांतों को समझने में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन आयन सांद्रण, नमी, ऑक्सीकरण अपचयन, OR, विभव, पोषक तत्व, जैविक रचना और संदमक पदार्थों की उपस्थिति, ये सब खाद्य के मुख्य संघटक कारक हैं जो सूक्ष्मजीवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। 2.2 हाइड्रोजन आयन सांद्रता pH। किसी भी वातावरण की अम्लीयता और क्षारीयता pH एंजाइम जैसे स्थूल अणुओं की क्रियाशीलता और स्थिरता पर प्रबल प्रभाव डालती है। ये एंजाइम सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के दौरान उनके उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीवों की वृद्धि और उपापचय द्वारा pH प्रभावित होती है। 2.2.1 सूक्ष्मजीवों की वृद्धि पर प्रभाव। हर सूक्ष्मजीव का अपनी वृद्धि के लिए एक न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम pH होता है। जीवाणु सामान्यतया 6.0-8.0 के pH पर वृद्धि करते हैं। यीस्ट 4.5-6.0 के pH और तंतुल कवक 3.5-40 के pH के परिसर में वृद्धि करते हैं। कवक अधिकांश यीस्ट और जीवाणु की तुलना में pH की बड़ी श्रृंखला में उग सकते हैं। कई कवक ऐसी अम्लता में पनपते हैं जो यीस्ट और जीवाणुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अधिकांश किण्वनी यीस्ट 4.0 से 4.5 के pH में उगते हैं, जैसे फल रस में। फिल्म यीस्ट अम्लीय खाद्य में अच्छी वृद्धि करते हैं, जैसे सोया स्क्रोट और अचार। पर वहीं अधिकांश यीस्ट क्षारीय खाद्य में वृद्धि नहीं कर पाते। इसलिए उच्च pH वाले खाद्य उत्पादों को खराब करने में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती, लेकिन कई प्रकार के यीस्ट लगभग उदासीन pH इसमें खूब पनपते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कुछ जीवाणु मध्यम अम्लता में वृद्धि कर सकते हैं, विशेषकर ऐसे जीवाणु जो अपनी क्रियाशीलता के फलस्वरूप भारी मात्रा में अम्ल पैदा करते हैं।
लैक्टोबैसिली और एसिटिक अम्ल जीवाणु इसके उदाहरण हैं। इनके लिए इष्टतम पीएच 5.0 से 6.0 के बीच होना चाहिए। इससे और प्रोटीन अपघटनी जीवाणु अधिक पीएच क्षारीय प्रकृति वाले खाद्य में वृद्धि कर सकते हैं, जैसा कि अंडे की सफेदी में देखने को मिलता है। कवकों और यीस्ट की तुलना में जीवाणु पीएच के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, बल्कि रोगाणुजनक जीवाणु तो बहुत संवेदनशील होता है। तालिका 2.1 में कुछ साधारण खाद्य पदार्थों का पीएच मान, सूक्ष्मजीवों के कुछ समूहों की वृद्धि के लिए पीएच सीमा और खाद्य पदार्थों से जुड़े कुछ रोगकारक जीवाणुओं की जानकारी दी जा रही है। तालिका 2.1 कुछ साधारण खाद्य पदार्थों का पीएच मान और कुछ साधारण खाद्य सूक्ष्मपाद प्रजात की पीएच सीमा। तापमान, नमी की मात्रा, लवण सांद्रता, रेडॉक्स विभव जैसे महत्वपूर्ण कारकों के चलते भी सूक्ष्मजीवों का न्यूनतम और अधिकतम पीएच भिन्न भिन्न रहता है। उदाहरण के लिए एल्कलीजीन्स फीकैलिस NaCl की अनुपस्थिति या 0.2 m सोडियम साइट्रेट की उपस्थिति की अपेक्षा 0.2 m NaCl की उपस्थिति में एक वृहद पीएच सीमा में वृद्धि कर सकता है। कुछ खास लैक्टोबैसिली जीवाणु का न्यून पीएच प्रयोग किए जाने वाले अम्ल के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे साइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, फोस्फोरिक और टार्टरिक अम्ल की उपस्थिति में निम्न पीएच में भी वृद्धि होती है, जबकि एसिटिक या लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति में वृद्धि नहीं होती। यीस्ट और कवक सामान्यतया जीवाणुओं की तुलना में अधिक अम्ल सहनशील होते हैं। सूक्ष्मजीवों को जब उनके इष्टतम फ से अधिक या कम फ में उगाने पर सूक्ष्मजीवों की पश्चाताप्रावस्था लग फेज में वृद्धि हो जाती है। यदि खाद्य में अच्छी उभय प्रतिरोधी क्षमता है तो यह वर्धित पश्चाताप्रावस्था कम उभय प्रतिरोधी क्षमता वाले खाद्य की तुलना में अधिक लंबे समय की होती है। खाद्य की अच्छी उभय प्रतिरोधी क्षमता के फलस्वरूप सूक्ष्मजीवीय क्रियाशीलता के कारण खाद्य के फ में होने वाला परिवर्तन धीमा पड़ जाता है। श्वसन करती सूक्ष्मजीवीय कोशिका पर पीएच का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह एंजाइमों के कार्य और कोशिका में पोषक तत्वों के अभिगमन को प्रभावित करता है। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि दर को प्रभावित करने के अलावा भंडारण, तापन, शुष्कन और संसाधन के अन्य तरीकों के दौरान सूक्ष्मजीवों की जीवन दर को भी पीएच प्रभावित करता है। आरंभिक पीएच कई बार उपयुक्त रहता है, मगर सूक्ष्मजीव की वृद्धि अपने आप में पीएच को बदल सकती है, जिससे वह उनके लिए अनुकूल नहीं रहता। इसके विपरीत आरंभिक पीएच वृद्धि को सीमित करने वाला हो सकता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी संख्या में सूक्ष्मजीव पनप जाते हैं तो इससे पीएच बदलकर कई दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल बन सकता है। खाद्य पदार्थों का अंतर्निहित पीएच अलग अलग होता है, हालांकि अधिकांश उदासीन या अम्लीय होते हैं। क्षारीय पीएच वाले पदार्थों का स्वाद सामान्यतया अच्छा नहीं होता। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अंडे की सफेदी जिसमें पीएच 9.2 तक बढ़ जाता है, क्योंकि अंडा दिए जाने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। किसी भी उत्पाद के फ का आसानी से फ मीटर से पता लगाया जा सकता है, परंतु सूक्ष्मजीवीय विकृति का अनुमान लगाने के लिए सिर्फ यही मान पर्याप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए, इसके साथ साथ यह जानना भी अच्छा रहेगा कि अमुक प्रदत्त पीएच के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ अम्ल, खासकर कार्बनिक अम्ल, अन्य अम्लों की अपेक्षा अधिक संदमक होते हैं। 2.2 सूक्ष्मजीवीय पारिस्थितिकी और खाद्य विकार पर प्रभाव। उत्पाद की अम्लता की खाद्य में विद्यमान सूक्ष्मपाद प्रजात के प्रकार और उससे खाद्य में होने वाली विकृति और उसके प्रकार के निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, अधिकांश मांस और समुद्री खाद्य का अंतिम पीएच 5.6 के लगभग और उससे ऊपर रहता है, इसलिए ये उत्पाद जीवाणु के साथ साथ कवक और यीस्टजन्य विकार का शिकार बन सकते हैं। इसी प्रकार अधिकांश साग सब्जियों का पीएच मान फलों बैकवर्ड से ज़्यादा रहता है, इसलिए सब्जियों में जीवाणुजन्य विकास कवकजन्य विकास से ज़्यादा होता है, क्योंकि इस तरह का पीएच मान जीवाणु वृद्धि के अनुकूल रहता है। मृदु विगलन 30-11 उत्पन्न करने वाले जीवाणु जैसे एर्विनिया कैरोटोवोरा और सुडोमोनेट की सब्जियों को खराब करने में बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन फलों में 4.5 से कम पीएच पर जीवाणुओं को पनपने से तो रोकता है, परंतु उन्हें खराब करने या सड़ाने गलाने का काम मुख्यतः यीस्ट और कवक ही करते हैं। शीत स्थिति में मांस की अपेक्षा मछली ज़्यादा तेजी से खराब होती है। ऐसा इस कारण होता है कि स्तनधारी जंतुओं की पश्च मृत्युचकाविन्य मांसपेशी का पीएच 5.6 के लगभग होता है और यही मांस की भंडारण अवधि को दीर्घ बनाता है, 0 को खराब नहीं करता। इसलिए जिन मछलियों का पीएच स्वाभाविक रूप से कम रहता है, उन्हें अन्य मछलियों की अपेक्षा लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसका उदाहरण हैलीबट है, जिसका पीएच 5.6 होता है। इस प्रकार ऐसा खाद्य जिसमें नैसर्गिक रूप से निम्न पीएच होता है, सूक्ष्मजैविकी की दृष्टि से वह उदासीन खाद्य की अपेक्षा अधिक स्थायी या स्थिर रहता है। पीवध से पहले यदि मांस प्रदान करने वाले पशु को अच्छी तरह से आराम दिया गया हो तो मरने के बाद उसके शरीर में मौजूद 1% ग्लाइकोजन लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जो मांस के 7.4 पिकोहेनरी मान को सीधे घटाकर 5.6 पर ले आता है। अधिकांश जीवाणु निम्न पीएच सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मांस की भंडारण अवधि लंबी हो जाती है। थके हुए पशुओं का मांस जल्दी खराब होता है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पशुओं के शरीर मौजूद ग्लाइकोजन उनके जीवनकाल में ही उपयोग कर लिया जाता है, यानी वो चुक जाता है। इसलिए मृत्युज काठिन्य अवस्था के पूरा होने पर जो अंतिम पीएच प्राप्त होता है वो अच्छी तरह से आराम पाए पशु के जितना कम नहीं होता, इसलिए उसमें जीवाणु पनप कर उसे खराब कर देते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट अनुरक्षण गुणवत्ता का संबंध उनके निरोधी पीएच से होता है, जैसे फल, मृदु पेय, किण्वित दूध, सॉयस्क्रीट और अचार का पीएच अम्लीय होता है। फल, मृदु पेय, सिरका और मदिराओं, वाइन में उत्कृष्ट अनुरक्षण गुणवत्ता उनके पीएच के कारण होती है, जो उस स्तर से काफ़ी नीचे गिर जाता है जिस स्तर पर जीवाणु सामान्यतया पनपते हैं। फलों में आमतौर पर कवक और यीस्ट के कारण खराबी आ जाती है क्योंकि ये सूक्ष्मजीव 3.5 से कम पीएच मान पर पनपते हैं, जो कि अधिकांश खाद्य विकारी और खाद्य विषकारी जीवाणुओं के लिए आवश्यक न्यून पीएच मान से काफ़ी कम होता है। कुछ खाद्य पदार्थों में नैसर्गिक अम्लता के कारण उनका पीएच कम होता है, पर वहीं कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें सूक्ष्मजीवों की सक्रियता के कारण अम्लता उत्पन्न होती है जिससे उनका पीएच कम रहता है। सॉयस्क्रोट, अचार और किण्वित दूध जैसे किण्वित उत्पाद इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार की अम्लता को जैविक अम्लता भी कहते हैं। ये सामान्यतया किण्वन के दौरान लैक्टिक अम्ल के जमाव से पैदा होती है। इस अम्लता का स्रोत कुछ भी हो, पदार्थ की अनुरक्षण गुणवत्ता पर उसका प्रभाव एक समान पड़ता है। सूक्ष्मजीवी वृद्धि को रोकने वाले निम्न पीएच के इस गुण को एसीटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में प्राचीन काल से काम में लाया जा रहा है। 2.2.3 क्षीण अम्लों से सूक्ष्मजीवों का संदमन। अधिकांश अम्लीय खाद्य पदार्थों में अम्लीयता क्षीण कार्बनिक अम्लों की उपस्थिति के कारण होती है। इसका अपवाद मृदु पेय हैं जिनमें फोस्फोरिक अम्ल होता है। घोल में ये अम्ल पुनर्तः प्रोटीनों और संयुग्मी धारक एवं कॉन्जुगेट बेस में वियोजित तो नहीं होता मगर साम्य स्थापित कर लेता है। एक क्षीण अम्लों जैसे एसीटिक अम्ल का आंशिक वियोजन की सूक्ष्मजीवीय वृद्धि को निरोध करने की उनकी क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रबल अम्ल को मिलने से पीएच पर हालांकि गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन समान पीएच पर वे क्षीण व सारागी अम्लों की तुलना में कम संदमक रहते हैं। इसका कारण ये है कि क्षीण अम्ल द्वारा सूक्ष्मजीवों का संदमन का सीधा संबंध अवियोजित अम्ल के सांद्रण से होता है। चित्र 2.1 ये अवियोजित व सारागी अम्ल अणु झिल्ली में मुक्त रूप से प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा करने पर वे कम पीएच वाले बाहरी वातावरण से, जिसमें कि साम्यावस्था अवियोजित अणु के अनुकूल होती है, उच्च पीएच वाले जीवद्रव्य में प्रवेश करता है। इस उच्च पीएच पर साम्यावस्था वियोजित अणु के अनुकूल बदल जाती है, इसलिए अम्ल का आयनीकरण हो जाता है जिससे प्रोटॉन बनते हैं। ये प्रोटॉन जीवद्रव्य के अम्लीकरण करने का प्रयास करते हैं। बदले में कोशिका अपने आंतरिक पीएच को बनाए रखने के लिए अंदर आने वाले प्रोटॉनों को बाहर निकाल देती है। इस प्रक्रम में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्मजीव अपनी ऊर्जा को अपनी वृद्धि संबंधी कार्यों में लगाने के बजाय उसे प्रोटॉनों को कोशिका से बाहर निकालने में खर्च कर देता है। इससे उसकी वृद्धि धीमी पड़ जाती है। कोशिका पर यह बोझ बड़ा भारी पड़ता है। जीवद्रव्य का पीएच इस पैमाने तक गिर जाता है कि उसमें कोई वृद्धि एवं विकास संभव नहीं रह जाता और अंततः कोशिका मर जाती है। दूसरी ओर प्रबल अम्ल प्रोटोनों और संयुग्मी आधार में पुनर्तः वियोजित हो जाते हैं। ये वियोजित अम्ल अणु कोशिका झिल्ली में मुक्त रूप से प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए जीवद्रव्य के फ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। फलतः ये अम्ल समान फ में क्षीण अम्लों की अपेक्षा कम संदमनकारी होते हैं। चित्र 2.1 क्षीण अम्लों द्वारा सूक्ष्मजीवीय वृद्धि संदमन। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 2.2.4 खाद्य पदार्थों में उमेय प्रतिरोधी बफर। कुछ खाद्य पदार्थों के फ में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करने की बेहतर क्षमता होती है। ये उभय प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए ये पीएच में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। पीएच में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करने की इसी क्षमता को उभय प्रतिरोधक क्षमता बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। उभय प्रतिरोधी बफर खाद्य में मौजूद ऐसे यौगिक होते हैं जो उसके पीएच में परिवर्तन नहीं होने देते, इसी कारण इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। एक खास पीएच सीमा में ये बड़े प्रभावकारी होते हैं। बफर किसी अम्लीय या क्षारीय किण्वन को लंबे समय तक जारी रखने देते हैं, जिससे उत्पाद और सूक्ष्मजीव अधिक मात्रा में बनते हैं। साधारणतया ऐसा संभव नहीं होता। मांस सामान्यतया साग सब्जियों की तुलना अधिक उभय प्रतिरोधी रहता है। मांस की यह उभय प्रतिरोधक क्षमता उसमें विद्यमान विभिन्न प्रोटीनों के कारण होती है। सब्जियों में प्रोटीन साधारण या कम मात्रा में होती है, इसलिए सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से पीएच में होने वाले परिवर्तन को रोकने में उभय प्रतिरोधी क्षमता उनमें नहीं होती। इसीलिए सोयस्क्रीट और आचार के किण्वन के शुरुआती दौर में लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं द्वारा थोड़ी सी मात्रा में अम्ल बनने पर भी ये पीएच में उल्लेखनीय कमी ले आते हैं।
यह वांछनीय भी है क्योंकि इससे लैक्टिक अम्ल जीवाणु विकार पैदा करने वाले अवांछित पैक्टिन अपघटनी और प्रोटीन अपघटनी जीवों को दबाने में सक्षम रहता है। निम्न उभय प्रतिरोधी क्षमता किण्वन के दौरान तेज गति से प्रकट होने वाले सूक्ष्म जीवों के अनुक्रमण को दबाने के लिए उच्च उभय प्रतिरोधी शक्ति से ज़्यादा उपयोगी दूध में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, जो कि एक अच्छा बफर उभय प्रतिरोधी है। इसलिए किण्वित दुग्ध निर्माण के दौरान लैक्टिक अम्ल जीवाणु की वृद्धि दबने से पहले वह उसकी खूब वृद्धि और अम्ल उत्पादन होने देता है। 2.3 नमी की आवश्यकता एवं जल क्रियाशीलता AW। खाद्य को परिरक्षित रखने संबंधी मनुष्य द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे पुरानी विधि शुष्कन या निर्जलीकरण है। शुष्कन द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण नमी निकालने का सीधा परिणाम है। सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के लिए नमी की जरूरत पड़ती है। जल के बिना कोई वृद्धि संभव नहीं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए जल की सही एवं आवश्यक मात्रा अलग अलग होती है। सूक्ष्म जीवों की यह जल मांग उपलब्ध जल या जल क्रियाशीलता में अच्छे ढंग से व्यक्त होती है, जिसे घोल विलयन, जो अधिकांश खाद्य पदार्थों में जल में घुले विलेयों के रूप में रहता है, को विलेयक प्रायः जल के वाष्प दाब से विभाजित करके निकाला जाता है। इस प्रकार शुद्ध जल के लिए वह मान 1.00 होता है। जल क्रियाशीलता विलयन या घोल में मौजूद अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, न कि उनके आकार पर। इसलिए घोल में 2 आयनों में वियोजित होने वाला सोडियम क्लोराइड जैसा यौगिक जल क्रियाशीलता को कम करने में अणु दर अणु के आधार पर सुक्रोज जैसे यौगिकों से अधिक प्रभावकारी होता है। 2.3.1 सूक्ष्मजीवीय वृद्धि और क्रियाशीलता पर प्रभाव। जीवाणुओं को वृद्धि विकास के लिए फफूंद कवक से अधिक अमान की जरूरत पड़ती है। अधिकांश विकारी जीवाणु 0.91 से नीचे के मान में वृद्धि नहीं करते, जबकि विकारी कवक 0.80 जितना कम जल क्रियाशीलता तक में वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन खाद्य विषमकारी जीवाणु जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस 0.86 जितने कम की में भी वृद्धि कर सकते हैं, जबकि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम 0.94 से नीचे की में वृद्धि नहीं करता। वीस्ट और कवक जीवाणुओं की अपेक्षा एक व्यापक जल सक्रियता के परिसर में वृद्धि कर सकते हैं। जीवाणुओं के लिए न्यूनतम मान 0.75 है, जो लवणरागी जीवाणुओं के लिए अनुकूल होता है। मरुरागी कवक और उच्च सांद्रतारागी यीस्ट क्रमशः 0.65 और 10.60 के मान में वृद्धि कर सकते हैं। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए जल क्रियाशीलता की सीमाकारी मान लगभग 0.6 है और इस मान से नीचे अगर खाद्य पदार्थों में खराबी आती है तो वह सूक्ष्मजीवों के कारण नहीं होती, बल्कि कीट क्षति या ऑक्सीकरण जैसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो सकती है। 0.6 की जल क्रियाशीलता, जो 68 मेगापास्कल के जल विभव के संगत है, उसमें जीवद्रव्य को एक उपयुक्त संयोजन विलेय की अति उच्च सांद्रता की जरूरत पड़ती है और संभव है कि डीएनए जैसे गुरु अंग सही ढंग से काम नहीं करें और सक्रिय वृद्धि रुक जाए। अधिकांश जीवाणु एक ऐसे माध्यम में पनपते हैं जिसमें जल की क्रियाशीलता के आसपास हो, 0.995 से 0.998 तक। इसका अर्थ यह है कि वे शर्करा या लवण की कम सांद्रता में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं। अधिकांश जीवाणुओं के संवर्धन माध्यम में 1% से अधिक शर्करा और 0.85% सोडियम क्लोराइड कार्यकीय लवण घोल रहता है। 3 से 4% शर्करा और 1 से 2% लवण की मात्रा कुछ जीवाणुओं का संदमन करते हैं। वृद्धि के लिए इष्टतम और आओ न्यून सीमा जीवाणु खाद्य पदार्थ। तापमान, पीएच और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और संदमकों की उपस्थिति के साथ बदलती रहती है। शर्करा या लवण की उच्च सांद्रता में वृद्धि करने वाले जीवाणुओं के लिए इष्टतम 3 और की न्यून सीमा कम होती है। कुछ खाद्य जीवाणुओं की वृद्धि की अल्प सीमा के कुछ उदाहरण तालिका 2 में दिए गए हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए प्रयुक्त स्थितियों के अनुसार ये मान बदल जाते हैं। तालिका 2.2 खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए न्यूनतम आओ मान अलैंगिक जीवाणुओं के अंकुरण के लिए कवकों की इष्टतम आओ भिन्न होती है। कुछ कवकों में बीजाणु अंकुरण के लिए न्यून 3 की सीमा काफ़ी 0.62 तक कम, तो कुछ अन्य के लिए ये 0.93 जितना ज़्यादा होती है, जैसे म्यूका, राइजोपस और बोटराइटिस। हर कवक की वृद्धि के लिए इष्टतम और की सीमा भी होती है। इष्टतम एसिजिलस प्रजाति के लिए 0.995, राइजोपस प्रजाति के लिए 0.995 से 0.98 और पेनिसिलियम प्रजाति के लिए 0.9935 होती है। कवक की वृद्धि की सभी संभावनाओं को रोकने के लिए 0.62 से कम होना जरूरी होता है। यद्यपि 0.70 से नीचे की आओ पदार्थों को खराब करने वाले अधिकांश कवकों को संदमित करती है। कवक के लिए इष्टतम से आओ नीचे गिरने से बीजाणु अंकुरण देरी से होता है और उसकी वृद्धि दर को कम कर सकती है। इसलिए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में यह एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अनेक कवक ऐसे खाद्य पदार्थों में पनप सकते हैं जिनकी 1.00 शुद्ध जल के आसपास होती है।
W खाद्य की जलक्रियाशीलता में कमी के साथ इसमें सक्रिय वृद्धि को कायम रख पाने वाले सूक्ष्मजीवों की संख्या भी कम हो जाती है। दूसरी ओर ऐसे सूक्ष्मजीवी भी हैं जो कम में पनपते हैं। इन सूक्ष्मजीवों का संबंध प्रायः निम्न जलक्रियाशीलता वाले खाद्य पदार्थों से रहता है। निम्न जल क्रियाशीलताओं का संबंध 3 विशिष्ट प्रकार के खाद्य से होता है। इसलिए विशेष रूप से इन खाद्य पदार्थों से जुड़े सूक्ष्मजीवों के वर्णन के लिए निम्न 3 पारिभाषिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। 1. लवण सह हालोटोलरेंट, ये लवण की उच्च सांद्रता में वृद्धि कर सकते हैं। I. उच्च सांद्रता सह ऑस्मोटॉलरेंट, ये गैर आयनीकृत कार्बनिक यौगिकों की उच्च सांद्रता में वृद्धि कर सकते हैं, जैसे शर्करा। E. मरुसह ज़ीरो टॉलरेंट, ये सूखे खाद्य पदार्थों में पनप सकते हैं। लवणरागी जीवाणु अविकल्पी लवणकारी होते हैं और उच्च लवण सांद्रता की अनुपस्थिति में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। 2.3.2 जलस्क्रियता को कम करने के तरीके। जल कई तरीके से अनुपलब्ध कराया जाता है। 1. विलेय और आयन जल को घोल में बांध कर रखते हैं। विलेय को कम करते हैं और आव में ये कमी घुले अणुओं और आयनों की संपूर्ण सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए घुले पदार्थों जैसे शर्करा और लवण की सांद्रता में वृद्धि असल में पदार्थ का शुष्कन करना है। ग्राफ 2.1। जल को विलेय सिर्फ बांध कर ही नहीं रखते बल्कि जल सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं को विलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से छोड़ने लगता है, जिससे कोशिकाओं के बाहर और अंदर विलेय की सांद्रता में साम्य बना रहेगा। ग्राफ 2.1 जल क्रियाशीलता पर सोडियम क्लोराइड का प्रभाव। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 2. जलरागी कोलॉइड एवं जेल हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स जल को असुलभ बना देते हैं। किसी माध्यम में 3 से 4% जितना कम एगार अगर उपलब्ध नमी को पूरी तरह से सोखकर जीवाणु वृद्धि को रोक सकता है। 3. क्रिस्टलीकरण या जलयोजक हाइड्रेशन का जल प्रायः सूक्ष्मजीवों को सुलभ नहीं रहता। जल का जल हिम में क्रिस्टलीकरण हो जाता है तो उसे सूक्ष्मजीवीय कोशिकाएं प्रयोग नहीं कर सकते। जल हिम मिश्रणों की हिम के वाष्प दाब का जल के वाष्प दाब से भाग में तापमान में 0 डिग्री से नीचे गिरकर आने से कमी आ जाती है। ग्राफ 2.2 किसी खाद्य में हिम जैसे जैसे बनती जाती है, अशीतित जल में विलेयों की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे उपलब्ध जल में कमी आ जाती है और उसके फलस्वरूप में घट जाती है। एक प्रदत्त वातावरण स्थितियों में प्रत्येक सूक्ष्मजीव का अपनी वृद्धि के लिए एक विशिष्ट इष्टतम आव और आव के लिए अपनी एक सीमा होती है। अगर उपरोक्त वातावरणीय कारकों में कोई एक कारक इष्टतम नहीं हो तो वृद्धि कराने वाली कि यह सीमा घट जाती है, और अगर 2 या उससे अधिक कारक अनुकूल नहीं होते हैं तो यह सीमा और संकुचित हो जाती है। अब प्रतिकूल हो जाए तो इस सिर्फ वृद्धि में ही कमी नहीं आती बल्कि कोशिकाओं का निर्माण भी घट जाता है। बीजाणुओं की वृद्धि या अंकुरण में देरी या पश्चात्ता सबस्ट्रेट की प्रतिकूल में और बढ़ेगी। घटी आव पर कुछ कोशिकाओं की भारी संख्या में वृद्धि देखने में तो आ सकती है, मगर कुछ कोशिका बाह्य पदार्थों का उत्पादन सीमित हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। लवणरागी जीवाणुओं को वृद्धि के लिए घुले सोडियम क्लोराइड की एक निश्चित न्यून सांद्रता की जरूरत पड़ती है। उच्च सांद्रता रागी 20 शर्करा की उच्च सांद्रता में बेहतर ढंग से वृद्धि करते हैं। 4. सूक्ष्मजीवों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। 24. ऑक्सीकरण अपचयन विभव। किसी सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने या दान करने की प्रवृत्ति को रीडॉक्स विभव ए कहते हैं। एक सबस्ट्रेट कितनी सहजता से इलेक्ट्रॉन खोता है या पाता है, उस सबस्ट्रेट के ऑक्सीकरण अपचयन विभव OR को प्रायः इसी सहजता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई सबस्ट्रेट जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और जो सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उसका अपचयन होता है। इसलिए जो पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वह एक अच्छा अपचायक होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को सहर्ष ग्रहण कर लेता है वह एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। नीचे एक समीकरण दिया गया है जिसमें इसे बड़े ही साधारण ढंग से दिखाया गया है। इस समीकरण में कई रेडॉक्स अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें प्रोटॉन भी शामिल रहते हैं। इसका समग्र प्रभाव यह है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का स्थानांतरण हो जाता है। ऑक्सीकारक हने अपचारक यहाँ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों ए की संख्या है से या याने करने की प्रवृत्ति को उत्सव किसी परमाणु या अणु की इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने या दाने करने की प्रवृत्ति को उसके मानक रेडॉक्स विभव एड के रूप में दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जब एक यौगिक से दूसरे यौगिक में स्थानांतरित होते हैं तो दोनों यौगिकों के बीच विमय अंतर पैदा हो जाता है। इस अंतर को एक उपयुक्त उपकरण से माप सकते हैं और मिलीवोल्ट MV के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे एक निष्क्रिय धातु इलेक्ट्रोड के द्वारा बाह्य संदर्भ के विरुद्ध मापा जा सकता है। यह इलेक्ट्रोड प्रायः प्लेटिनम का बना होता है। पदार्थ एवं यौगिक का ऑक्सीकरण जितना अधिक होगा उसका विद्युत विभव उतना ही धनात्मक होगा, और पदार्थ जितना ज्यादा अपचयित होगा उसका विद्युत विभव उतना ही ऋणात्मक होगा। 2.4.1 खाद्य में रेडॉक्स अपचयोपचय युग्म। खाद्य में विद्यमान ऑक्सीकारी और अपचारी कर्मकों के युगल को रेडॉक्स युगल कहा जाता है।
खाद्य का बड़ा धनात्मक से ईओ से यह पता चलता है कि युगल की ऑक्सीकृत प्रजाति एक प्रबल ऑक्सीकारी कर्मक होती है और अपचायित स्वरूप सिर्फ क्षीण अपचायी है। बड़ा ऋणात्मक ईओ इसके उलट दर्शाता है, ऑक्सीकारक और अपचायक का सांद्रण बराबर हो जाता है तो विद्युत विभव शून्य रहता है। मौजूद ऑक्सीकृत और अपचायित प्रजातियों का सापेक्षिक अनुपात भी मापित एको करता है। यदि विद्यमान विभिन्न रेडॉक्स युगलों का संतुलन ऑक्सीकृत अवस्था के पक्ष में रहता है तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रहेगी जिससे धनात्मक विभव पैदा होगा। ये ऑक्सीकारी वातावरण को दर्शाता है। यदि संतुलन उलट जाए तो नमूने में इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति दिखाई देगी। ये ऋणात्मक विभव को दिखाएगा जो कि अपचायी वातावरण होगा। खार में विद्यमान अधिकांश युगल जैसे मांस में मौजूद ग्लूटाथियोन और सिस्टीन, साइस्टाइन और पादप उत्पादों में मौजूद एस्कॉर्बिक अम्ल और अपचायी शिखराएं, ये अपने अम्ल अपचायी दशा स्थापित करने में लगे रहते हैं। इसका सबसे प्रमुख अपवाद ऑक्सीजन है। हवा में 21% के स्तर तक विद्यमान रहने वाली ऑक्सीजन खाद्य प्रणाली में विद्यमान सबसे प्रभावशाली रेडॉक्स युगल है। इसमें उच्च ईओ होता है और यह शक्तिशाली ऑक्सीकारक कर्मक है। यदि खाद्य में पर्याप्त वायु विद्यमान होता है तो उससे एक उच्च धनात्मक विभव बनेगा और उसमें विद्यमान अन्य रेडॉक्स युगलों को अगर रामन करने दिया जाए तो उनमें से अधिकांश ऑक्सीकृत अवस्था में होंगे। इसलिए कर्तन, पिसाई या कोमा करके खाद्य सामग्री में वायु के प्रवेश को बढ़ाने से उसका ए बढ़ेगा। इसी प्रकार वायु का अपवर्जन उसके ए को घटा देगा, जैसा कि रूपांतरित वैक्यूम पैकिंग या कैनिंग डिब्बाबंदी में किया जाता है। तालिका 2.3 खाद्य पदार्थों के रेडॉक्स विभव को प्रभावित करने वाले कारक। 1. विद्यमान रेडॉक्स युगल। 2. ऑक्सीकारी प्रजातियों और अपचायक प्रजातियों का अनुपात। 3. पीएच। 4. संतुलित क्षमता पोजिंग कैपेसिटी। 5. ऑक्सीजन सुलभता। 6. सूक्ष्मजीवीय क्रियाशीलता। 2.4.3 सूक्ष्मजीवीय वृद्धि और पारिस्थितिकी पर प्रभाव। रेडॉक्स विभव खाद्य के सूक्ष्मपाद पदार्थ पर चुनिंदा प्रभाव डालता है क्योंकि इसका निर्धारण यही करता है कि खाद्य में कौन सा जीव वृद्धि कर सकता है। लेकिन हर सूक्ष्मजीव की अपनी एक रेडॉक्स सीमा होती है जिसके दायरे में वह पनप सकता है। इस रेडॉक्स सीमा और ऑक्सीजन के प्रति उनकी अनुक्रिया के आधार पर उन्हें कई कार्यकीय समूहों में विभाजित किया गया है। मुक्त ऑक्सीजन को उपयोग कर लेने की क्षमता के आधार पर सूक्ष्मजीवों का इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। 1. वायुजीवी जिन्हें मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 2. अवायुजीवी मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खूब वृद्धि करने वाले। 3. विकल्पी वायु की उपस्थिति या अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले। कवक वायुजीवी होते हैं। अधिकांश यीस्ट वायु की उपस्थिति में अच्छी प्रकार से वृद्धि करते हैं। जीवाणु वायुजीवी, अवायुजीवी या विकल्पी तीनों प्रकार के हो सकते हैं। उच्च ऑक्सीकारक विभव वायुजीवी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए अनुकूल रहता है, हालांकि इस विभव पर विकल्पी सूक्ष्मजीव भी वृद्धि कर सकते हैं। निम्न विभव अवायुजीवी या विकल्पी जीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त रहता है। जीव की वृद्धि किसी खाद्य पदार्थ के ओआर विभव को इस हद तक बदल सकती है कि उसमें अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाए। उदाहरण के लिए, अवायुजीव ओआर विभव को इस सीमा तक गिरा सकते हैं कि उसमें वायुजीवी वृद्धि नहीं कर सकते। अविकल्पी वायुजीवी ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन का प्रयोग अंतस्थ इलेक्ट्रॉनग्राही के रूप में करके ऑक्सीकारी फोस्फोरीकरण से अपनी ऊर्जा पैदा करते हैं। फलतः इन्हें ऑक्सीजन और उच्च ए की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये वायु के प्रभावन में रहने वाली खाद्य की सतहों या जहां वायु सहज उपलब्ध हो वहां प्रभावी संख्या में विद्यमान रहते हैं। सुडोमोनेड और अन्य ऑक्सीकारी ग्राम नेगेटिव शलाका जीव इनके उदाहरण हैं। पादप रसों में 300 से लेकर 400 MV के एह मान पाए जा सकते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि इस प्रकार के उत्पादों की खराबी का आम कारण वायुजीवी जीवाणु और कवक हैं। कीमाकीय मांस में 200 MV का एह होता है जबकि ठोस मांस में 100 से लेकर एह प्रायः 200 MV के लगभग होता है। चीज़ में 20 से लेकर 200 MV का ऋणात्मक एह होता है। अविकल्पी अवायुजीवी सिर्फ निम्न या ऋणात्मक रेडॉक्स विभवों पर वृद्धि करते हैं और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अवायुवीय उपापचय से जीव को वायुवीय श्वसन की तुलना में कम उपभोज्य ऊर्जा मिल जाती है। अपचायी वातावरण सूक्ष्मजीवीय कोशिका से अपचायी शक्ति के क्षय को कम करने में सहायक रहता है, इसीलिए उसे ये जीव पसंद करते हैं। लेकिन सूक्ष्मजीवों को ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं भाती क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीकारी वातावरण प्रदान करती है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। कई अवायुजीवियों पर ऑक्सीजन एक विशिष्ट विषाक्त प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए क्लोस्ट्रिडियम एसिटोबुटाइलिकम फेरिसाइनाइड द्वारा अनुरीक्षित 370 MV जितना ऊंचे विभव में तो वृद्धि कर सकता है, लेकिन वायुयुक्त संवर्धन माध्यम में ये 100 MV के विभव पर भी वृद्धि नहीं करता। ये प्रभाव आणविक ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के अपचयन से पैदा होने वाले हाइड्रोजन परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड ऋणायनमूलक O जैसे आणविक ऑक्सीजन के विषाक्त उत्पादों को अपमार्जित और नष्ट करने की अविकल्पी वायुजीवों की अक्षमता के कारण पैदा होता है।
इनमें इन मूलकों के विघटन को उत्प्रेरित करने वाले कैटलेज और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम नहीं होते। इस प्रकार एक अतिऑक्सीकृत खाद्य में, विशेषकर वायु के प्रभावन में रहने वाली उसकी सतह में वायुजीवी सूक्ष्मजीवों की बहुतायत मिलेगी, लेकिन ऋणात्मक ए वाला खाद्य ऐसे अवायुजीवी सूक्ष्मपाद प्रजात के लिए अनुकूल रहेगा जिन्हें वृद्धि के लिए अपचायित स्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, अवायुजीवी जीवाणु घोड़े की मांसपेशी में तब तक गुणन नहीं करते जब तक कि उसमें मृत्युज काठिन्य रिगर मोर्टिस न आ जाए। ऐसा काठिन्यपूर्व मांस में उच्च विभव 200 MV होने के कारण होता है। मृत्यु के 30H बाद कोई जीवाणु वृद्धि नहीं होने के कारण उसका ए गिरकर 130 MV के लगभग हो जाता है और तब यह निम्न ए क्लोस्ट्रिडियम जैसे अविकल्पी अवायुजीवियों की वृद्धि के लिए अनुकूल हो जाता है। क्लोस्ट्रिडिया जैसे अविकल्पी अवायुजीवियों में अवायुजीव स्थितियों में वृद्धि करने की क्षमता रहती है, जैसे मांस ऊतकों की गहराई में और स्ट्यू मीट में वैक्यूम पैक और डिब्बाबंद खाद्य। इसीलिए क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह बोचुलिज्म नामक रोग उत्पन्न करता है। वायुसह अवायुजीवी वायुजीव श्वसन नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी वे वायु की उपस्थिति में वृद्धि कर सकते हैं। कई लैक्टिक अम्ल जीवाणु इस श्रेणी में आते हैं। ये सिर्फ किण्वन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनमें कैटोलेज और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज दोनों एंजाइम नहीं होते, तो भी वे ऑक्सीजन की उपस्थिति में वृद्धि कर लेते हैं, क्योंकि इनमें सुपरऑक्साइड को नष्ट करने की क्रियाविधि मौजूद होती है। वृद्धि के दौरान सूक्ष्मजीव अपने वातावरण के एह को प्रभावित करते हैं। ये बात विशेषकर वायुजीवियों में ये गुण देखने में मिलता है, क्योंकि वे अपने वातावरण के एह को कम कर सकते हैं। लेकिन अवायुजीवी ऐसा नहीं कर सकते। वायुजीवी के वृद्धि करने पर माध्यम में विद्यमान ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे उसका एह कम हो जाता है। पर इससे उनकी वृद्धि मंद नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में माध्यम में मौजूद ऑक्सीजन दाता या हाइड्रोजन ग्राही पदार्थों का उपयोग करने की क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप माध्यम में ऑक्सीकारी पदार्थों की मात्रा कम तो अपचायी पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है। सूक्ष्मजीव खास उपापचयी उपोत्पादों को पैदा करके माध्यम के एह को कम करने की क्षमता रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, जो एह को 30 MV तक घटा सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड चूंकि ऑक्सीजन के साथ सहजता से अभिक्रिया करता है, इसलिए ये सिर्फ अवायुवीय वातावरण में एकत्र होता है। 2.4.4 खाद्य की संतुलन क्षमता। रेडॉक्स स्थिति बदलने पर खाद्य के रेडॉक्स विभव में होने वाले परिवर्तन का कुछ विरोध जरूर होगा। इसी को खाद्य की संतुलन क्षमता कहते हैं। ये क्षमता रेडॉक्स युगल की सांद्रता पर निर्भर करती है। रेडॉक्स युगल के दो घटक जब बराबर मात्रा में विद्यमान हों, जो संतुलन क्षमता सबसे अधिक होती है। अधिकांश पादप या जंतु खाद्य पदार्थों में एक निम्न और सुसंतुलित और विभव विद्यमान रहता है। पादपों में यह एस्कोबिक अम्ल जैसे अपचायी पदार्थों और अपचायी शर्कराओं के कारण, और जंतु ऊतकों में यह एसएच यानी सल्फाइड्रिल और अन्य अपचायी समूहों के कारण होता है। पादप और जंतु कोशिकाएं जब तक श्वसन करती और क्रियाशील रहती हैं, वे और तंत्र को निम्न स्तर पर संतुलित रख बाहर से विसरित होने वाली ऑक्सीजन के प्रभाव का विरोध करती है। इसलिए ताज़ा मांस या ताज़ा संपूर्ण फल में वायुवीय दशा सिर्फ उसकी सतह पर या उसके समीप होगी। मांस सतह पर अवपंक बनाने वाले या आस्कंदनकारी खटास लाने वाले जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक हो सकता है, तो वहीं उसके साथ साथ उसके भीतर अवायवीय सड़न हो सकती है। संसाधन की प्रक्रिया इस स्थिति को पलट सकती है। उदाहरण के लिए, तापन खाद्य की संतुलन क्षमता को उसमें मौजूद अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थों को नष्ट करके या बदलकर कम कर सकता है। संतोलिक पदार्थों के नष्ट हो जाने या खाद्य की भौतिक बनावट में परिवर्तन आ जाने से ऑक्सीजन का अंदर की ओर विसरण अधिक तेजी से होने लगता है। उदाहरण के लिए, फलों के साफ गूदाहीन रसों से अपचायी पदार्थ नहीं रहते, क्योंकि रस निकालने और छानने की प्रक्रिया के दौरान ये पदार्थ निकल जाते हैं। इसीलिए इस तरह के स्वच्छ फल रस गूदायुक्त मौलिक रस की तुलना में वीर की वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल हो जाते हैं। ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में वहीं वायुजीवी या अविकल्पी सूक्ष्मजीव कार्बोहाइड्रेटों से कार्बनिक अम्ल जैसे अपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत उत्पाद बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में सुलभ होने पर उनका कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण ऑक्सीकरण हो सकता है। अवायुवीय दशा में प्रोटीन के विघटन से सड़न या पूतीभवन प्यूट्रिफैक्शन हो सकता है, लेकिन वायुवीय दशा में इससे बनने वाले उत्पाद कम अरुचिकर होते हैं। इस तरह खाद्य का रेडॉक्स विभव ही सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों से होने वाले विकास की दशा और उससे बनने वाले उत्पादों का प्रकार तय करता है। 2.5 पोषक तत्व। सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों का उपयोग पोषक तत्वों और ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। हर प्रकार के सूक्ष्मजीव की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं का एक निश्चित दायरा होता है। कुछ प्रजातियों के लिए ये दायरा या सीमा विस्तृत होती है, अतः ये अनेक प्रकार के सबस्ट्रेटों में वृद्धि कर सकते हैं, जैसे कोलाई रूपी जीवाणु। लेकिन अन्य सूक्ष्मजीवों जैसे अनेक रोगाणुओं की पोषक आवश्यकताएं बड़ी खास होती है, इसलिए वे सीमित प्रकार के सबस्ट्रेटों में ही वृद्धि कर सकते हैं। एक जीव के लिए माध्यम जितना बढ़िया होगा,
तापमान पी और की सीमाएं भी उतनी ही व्यापक होंगी जिनके दायरे में वृद्धि हो सकेगी। पोषक तत्वों के संगठन के आधार पर खाद्य को इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. ऊर्जादायी खाद्य। 2. वृद्धिदायी खाद्य। 3. सहायक खाद्य पदार्थ या विटामिन जो वृद्धि या ऊर्जा के लिए आवश्यक हो सकते हैं। 2.5.1 ऊर्जादायी खाद्य पदार्थ आमतौर पर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटों विशेषकर शर्कराओं का ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, मगर अन्य कार्बन यौगिक भी इस काम आ सकते हैं, जैसे एस्टर, अल्कोहल, पेप्टाइड, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और उनके लवण। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ ही सूक्ष्मजीव सेलुलोज और स्टार्च जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेटों का उपयोग कर पाते हैं। सरल घुलनशील शर्कराओं को उपयोग करने की क्षमता के मामले में भी सूक्ष्मजीवों में अंतर देखने को मिलता है। कई सूक्ष्मजीव डाइसेकेराइड लैक्टोज दुग्ध शर्करा का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए दूध में उनकी कोई खास वृद्धि नहीं होती। यदि सूक्ष्मजीव शर्कराओं का उपयोग कर लेते हों तो अधिकांश ग्लूकोज का ही प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्रकार के जीवाणुओं और कई प्रकार के कवकों में पेक्टिन का जलावघटन करने की क्षमता होती है। सूक्ष्मजीवों का ये गुण फलों और सब्जियों या उनसे बने किण्वित उत्पादों को मुलायम बनाने या सड़ाने का काम करता है। जीवाणुओं में विभिन्न खाद्य पदार्थों का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने की क्षमता भी होती है। कुछ जीवाणु जैसे कोलाइरूपी जीवाणु और क्लोस्ट्रिडियम प्रजाति नाना प्रकार के कार्बोहाइड्रेटों का और अन्य सिर्फ 1 या 2 का उपयोग कर पाते हैं। कुछ जीवाणु अन्य कार्बन यौगिकों जैसे कार्बनिक अम्ल और उनके लवणों, अल्कोहल और एस्टर का उपयोग कर लेते हैं, जैसो सुडोमोनास प्रजाति। कुछ जीवाणु जटिल कार्बोहाइड्रेटों का जल अपघटन कर लेते हैं, यद्यपि अन्य जीवाणु ऐसा नहीं कर पाते। कुछ गिने चुने सूक्ष्मजीव वसा से अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वे तभी कर पाते हैं जब शर्करा जैसे सहजता से उपयोज्य ऊर्जादायी खाद्य उपलब्ध न हो। इसमें सबसे पहले वसा का लाइपेज की सहायता से ग्लाइकॉल और वसा अम्लों में जलावघटन होता है, जो फिर वसा अपघटन के उत्पादों पर वृद्धि करने वाले जलावघटनी जीवों अथवा अन्य सूक्ष्मजीवों के लिए ऊर्जा स्रोत का काम कर सकते हैं। वसाओं के विघटन में आमतौर पर वायुजीवी सूक्ष्मजीव अवायुजीवियों से अधिक शामिल रहते हैं और वसा अपघटनी जीव प्रायः प्रोटीन अपघटनी भी होते हैं। कई प्रोटीन अपघटनी जीवों के लिए जब कोई बेहतर ऊर्जा स्रोत उपलब्ध न हो तो पेप्टाइड और अमीनो अम्ल जैसे प्रोटीनों के खंडित उत्पाद उनके लिए ऊर्जा स्रोत का काम करते हैं। ये उत्पाद ऐसे जीवों के लिए भी ऊर्जा स्रोत का काम करते हैं जो प्रोटीन का अपघटन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मांस में कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होती है, इसलिए उनका अपघटन सुडोमोनास जैसी प्रोटीन अपघटनी प्रजातियां करती है। साधारणतया कवक कई किस्म के खाद्य पदार्थों का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो सरल से लेकर जटिल हो सकते हैं। अधिकांश साधारण कवकों में अनेक प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं और कुछ को उनके एमिलेज, पेक्टिनेज, प्रोटीनेज और लाइपेज एंजाइमों के लिए उगाया जाता है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि के लिए ऊर्जादायी प्रकार का भोजन होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि घोल में उसकी सांद्रता और उसका परासरणी प्रभाव तथा सुलभ नमी की मात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जो उसकी वृद्धि दर को प्रभावित करती है। घोल में शर्करा को निश्चित प्रतिशत के लिए परासरणी दाब शर्करा अणु के भार के अनुसार बदलता है। इसलिए ग्लूकोज के 10% घोल में सुक्रोज या माल्टोज के 10% घोल से दोगुना परासरण दाब होता है। इसका यह अर्थ है कि वह दोगुना नमी बांध के रखता है। कवक उच्चतम शर्करा सांद्रता में और यीस्ट काफ़ी उच्च सांद्रता में वृद्धि करते हैं, लेकिन अधिकांश जीवाणु निम्न सांद्रता में ही अच्छी तरह पनपते हैं। इस सामान्यीकरण के कुछ अपवाद हैं, जैसे उच्च सांद्रतारागी यीस्ट कवक जितना उच्च सांद्रता में वृद्धि करते हैं और कुछ जीवाणु भी शर्करा की काफ़ी उच्च सांद्रता में वृद्धि कर लेते हैं। वृद्धि के लिए खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति ऊर्जादायी खाद्य पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देती है। जैसे यदि एक अच्छा नाइट्रोजनी खाद्य पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है तो नाइट्रोजन की आपूर्ति अच्छी न होने पर अधिक कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है। जिन जीवों को विशेष वृद्धि पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है तो अगर इनमें से एक या अधिक विटामिनों का अभाव हो जाए तो उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस तरह सूक्ष्मपादप जगत में बदलाव आ जाने से अपघटन की दिशा ही बदल जाती है। 2.5.2 वृद्धिदायी खाद्य पदार्थ। वृद्धि के लिए नाइट्रोजन को एक स्रोत के रूप में विभिन्न नाइट्रोजनी यौगिकों को उपयोग करने की क्षमता सूक्ष्मजीवों में अलग अलग होती है। परपोषित सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्राथमिक नाइट्रोजन स्रोत अमीनो अम्ल हैं। कई अन्य नाइट्रोजन यौगिक भी इस काम आ सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड मुक्त अमीनो अम्ल। अधिकांश जीव उच्च अणुभार वाले प्रोटीन जैसे जटिल यौगिकों का उपभोग करने से पहले अमीनो अम्ल जैसे सरल यौगिकों का उपयोग करते हैं। सुडोमोनास जैसे कुछ जीवाणुओं की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताएं अमोनिया या नाइट्रेट जैसे सरल यौगिकों से पूरी हो जाती है, लेकिन लैक्टिक जीवाणुओं जैसे अन्य जीव अमीनो अम्ल, पेप्टाइड या प्रोटीन जैसे अधिक जटिल यौगिक का उपयोग करते हैं या ये यौगिक उनकी वृद्धि के लिए जरूरी हो सकते हैं। कई कवक प्रोटीन अपघटनी होते हैं, लेकिन कुछ ही जीवाणु और बहुत कम यीस्ट सक्रिय रूप से प्रोटीन अपघटनी होते हैं।
प्रोटीन अपघटनी जीवाणु उदासीन के आसपास के पीएच मान में अच्छी वृद्धि करते हैं और अम्लता में संदमित हो जाते हैं। इसके एकमात्र अपवाद अम्ल प्रोटीन अपघटनी जीवाणु हैं, जो अम्ल बनाते समय प्रोटीन का अपघटन करते हैं। अधिकांश सूक्ष्मजीवों को वृद्धि के लिए कार्बन कार्बनिक यौगिकों से मिल जाती है, लेकिन कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मजीवों के लिए जरूरी खनिज लगभग हमेशा आवश्यक न्यून मात्रा में विद्यमान रहते ही हैं। 2.5.3 सहायक खाद्य पदार्थ अथवा विटामिन। विटामिनों या सहायक वृद्धि कारकों की आवश्यकता भी जीवाणुओं में अलग अलग होती है। कुछ सूक्ष्मजीव अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक कुछ या सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए स्टेफाइलोकोकस आरियस आंशिक वृद्धि कारक तो सुडोमोनास या एस्चेरिकिया कोलाई सभी आवश्यक वृद्धि कारकों का संश्लेषण कर लेता है। लेकिन लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं और कई रोगाणुओं को सभी प्रकार के विटामिनों की आपूर्ति होना जरूरी होती है। अधिकांश प्राकृतिक पादप और जंतु खाद्य उत्पादों में ये विटामिन विद्यमान रहते हैं, लेकिन कुछ में इनकी मात्रा कम अथवा कुछ में बिल्कुल नहीं होती है। उदाहरण के लिए मांस में विटामिन बी अधिक होता है। फलों में इस विटामिन की मात्रा कम रहती है, लेकिन उनमें एस्कोबिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। सूक्ष्मजीवों को कम मात्रा में विटामिन बी की जरूरत पड़ सकती है, जो अधिकांश प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। ग्राम धनात्मक जीवाणु इनका संश्लेषण कम ही कर पाते हैं। वे वृद्धि कर सके इसके लिए उन्हें पहले 1 या 2 यौगिकों की आपूर्ति करना जरूरी होता है। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु और कवक अपने लिए आवश्यक अधिकांश विटामिनों की पूर्ति स्वयं उनका संश्लेषण करके कर लेते हैं। इसीलिए ये दोनों समूहों के सूक्ष्मजीव निम्न विटामिन बी वाले खाद्य में उगते देखे जाते हैं। फलों में मॉस की अपेक्षा कम विटामिन होता है, इसलिए फलों को प्रायः जीवाणुओं के बजाय कवक खराब करते हैं, क्योंकि फलों में कम पीएच और धनात्मक ए होता है, जो कवकों की वृद्धि के लिए माकूल है। अंडे की सफ़ेदी में बायोटिन होता है, लेकिन साथ ही उसमें एविडिन भी विद्यमान रहता है, जो इसे बांध देता है, जिससे वह सूक्ष्मजीवों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। इसीलिए अंडे को ऐसे जीव खराब नहीं कर पाते जिन्हें बायोटिन की आवश्यकता पड़ती है। खाद्य पदार्थों का संसाधन करने पर अक्सर उनमें विटामिन की मात्रा घट जाती है। उदाहरण के लिए थायामिन, पेंटोथेनिक अम्ल, फोलिक अम्ल और वायु में एस्कोबिक अम्ल ऊष्मा परिवर्ती, अस्थिर, हीट लेबाइल होते हैं। शुष्कन से थायामिन और एस्कोबिक अम्ल जैसे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। लंबे समय तक खाद्य पदार्थों का भंडारण, विशेषकर भंडारण तापमान बढ़ाया गया हो, तो उससे भी इनमें कुछ वृद्धि कारकों के स्तर में गिरावट आ जाती है। 2.6 जैविक संरचना। खाद्य पदार्थ स्रोत के रूप में काम आने वाले पादप और जंतुओं में सूक्ष्मजीवों के आक्रमण और प्रचुरभवन के विरुद्ध सुरक्षा करने की विकसित क्रियाविधि विद्यमान होती है। इन प्राकृतिक अवरोधों को ध्यान में रखकर उत्पादों में सूक्ष्मजीवीय विकार को रोकने के लिए इनका कारगर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। 2.6.1 प्रतिसूक्ष्मजीवी अवरोध। सजीव पादपों और जंतुओं के पूर्ण स्वस्थ ऊतकों के आंतरिक भाग या तो रोगाणुरहित रहते हैं या उनमें सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति कम होती है, इसलिए उनमें भेदन कर प्रवेश करने का अवसर जब तक न दिया जाए तब तक उनमें विकारी जीवों की संख्या गिनी चुनी होती है या वे उसमें रहते ही नहीं। ऐसा पहला अवरोध अध्यावरण है। खाद्य की रक्षा का यह एक भौतिक अवरोध है, जैसे अंडे का छिलका, मुर्गी की त्वचा, गिरीदार फलां, नट का खोल और सब्जियों पर मौजूद पपड़ी या त्वचा या ये प्राकृतिक मोम से भी घिरे हो सकते हैं। ये प्रायः वृहत अणुओं के बने होते हैं जो निम्नीकरण के प्रति अपेक्षारोधी होते हैं। इनमें या तो निम्न जलक्रियाशीलता होती है या पोषक तत्वों का अभाव रहता है, या फिर इनमें प्रतिसूक्ष्मजीवी यौगिक विद्यमान रहते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों को आवासीय वातावरण मिलता है। खाद्य को मिलने वाली यह भौतिक सुरक्षा न सिर्फ उसके परिरक्षण में सहायक हो सकती है, बल्कि यह उसमें होने वाले विकार के प्रकार, उसकी दर और दिशा को जानने में भी सहायक हो सकती है। मांस के ऊपर स्थित वसा की परत मांस के उस भाग की रक्षा कर सकती है, या शल्क मछली के बाहरी भाग का बचाव कर सकते हैं। 2.6.2 सूक्ष्मजीवी अवरोधों के विनाश का प्रभाव। अध्यावरण को शारीरिक क्षति पहुंचने पर पोषक तत्वों से भरपूर अधः स्थित ऊतकों पर सूक्ष्मजीवों का अवक्रमण हो जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि क्षतिग्रस्त फल और सब्जियां पूर्ण उत्पादों से अधिक तेजी से खराब होते हैं, और यह प्रक्रिया घाव स्थल से ही आरंभ होती है। इसलिए यह जरूरी है कि श्वसन, कटाई, तुड़ाई और परिवहन के दौरान इन अवरोधों को यथासंभव अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। छीलने, खाल उतारने और कर्तन के फलस्वरूप सतह ज्यादा उधड़ जाने से विकासशील जीवों का न सिर्फ फैलाव हो जाता है, बल्कि इससे ऐसे रस भी निकल सकते हैं जिनमें सूक्ष्मजीवों के लिए खाद्य पदार्थ विद्यमान हों। प्रशीतन के द्वारा ऊतकों का जो विघटन होता है, इसका भी यही परिणाम हो सकता है। मांस में विकारी जीवाणुओं की वृद्धि अधिकांश लघु मांस रेशों के बीच मौजूद तरल पदार्थ में ही होती है। मृत्युज काठिन्य के बाद ये खाद्य पदार्थ रेशों से निकलकर विकारी जीवों के लिए सुलभ हो जाता है। 2.7 संगमक पदार्थ। ये मूलतः खाद्य में विद्यमान हो सकते हैं, उन्हें जानबूझकर मिलाया जा सकता है अथवा दुर्घटनावश मिल जाते हैं, या फिर ये सूक्ष्मजीवों की वृद्धि या संसाधन विधियों के द्वारा भी खाद्य में विकसित हो सकते हैं।
2.7.1 खाद्य पदार्थों में मूलतः विद्यमान जैविक संघनक। कुछ खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों के आक्रमण के प्रति स्थिरता रहता है। ऐसा उनमें प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ विशेष पदार्थों के कारण होता है, जैसे सरसों, सहजन, जलकुंभी, पत्तागोभी और अन्य ब्रैसिका पादप इत्यादि सूक्ष्मजीवनाशी आइसोथियोसाइनेट सरसों का तेल पैदा करते हैं। चित्र 2.2। इसी तरह एलियम प्रजाति के पादप लहसुन, प्याज और गंधना एलिसिन नामक थियोसल्फिनेट पैदा करते हैं। इन सूक्ष्मजीवनाशियों को फाइटोएलेक्सिन का सामूहिक नाम दिया गया है। सूक्ष्मजीवों का आक्रमण होने की स्थिति में कई पादप इन्हें उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए हरी फलियों में फेजियोलिन नामक कवकनाशी यौगिक पैदा होता है। वर्णक, एल्केलॉइड और रेजिन जैसे पादप ऊतकों के कई प्राकृतिक घटकों में भी प्रतिसूक्ष्मजीवी गुण पाया जाता है। क्रैनबेरी और माउंटेन ऐश बेरी में क्रमश बेंजोइक और सोर्बिक अम्ल पाया जाता है, जिन्हें शुद्ध रूप में खाद्य परिरक्षकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फलों में प्राकृतिक रूप से एंथसायनिक पाए जाते हैं, जो जल में घुलनशील वर्णकों का समूह होता है। इन यौगिकों का एग्लाइकोन वाला भाग एंथसायनिडिन का होता है, जिनमें जीवाणुओं की अनेक जातियों को नाश करने की शक्ति होती है। चित्र 2.2 भौतिक क्षति के फलस्वरूप पादप प्रतिसूक्ष्मजीवियों का निर्माण। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। कुछ मसालों में वाष्पशील एवं सगंध तेल होते हैं जिनमें प्रतिसूक्ष्मजीवी गुण रहता है, जैसे लौंग में यूजेनॉल, लहसुन में एलिसिन, दालचीनी ऑलस्पाइस, पिमेंटो और लौंग में सिनामिक एल्डिहाइड और यूजेनॉल, सरसों में एलिल आइसोथियोसाइनेट, सेज में यूजेनॉल और थाइमोल, ओरेगानो में कार्यक्रोल आइसोथामोल नामक यौगिक पाए जाते हैं। इसके फलस्वरूप जिन खाद्य पदार्थों में जड़ी बूटी और मसालों का प्रयोग होता है, उनकी सूक्ष्मजीवीय स्थिरता में वे सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए ये दावा किया गया है कि किशमिशी रेजिन ब्रेड में दालचीनी मिलाने से उसमें कवक विकार में गिरावट आ जाती है, लेकिन कभी कभी वे सूक्ष्मजीवीय संदूषण का स्रोत बन जाते हैं, जिससे विकास संबंधी या जन स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तेल में मिले मसाले, लहसुन और घर में डिब्बाबंद काली मिर्च से जुड़े बोटुलिज्म रोग का फूटना ये दर्शाता है कि अपेक्षित उच्च मात्रा में भी पादप प्रतिसूक्ष्मजीवी सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं होती है। इन प्रतिसूक्ष्मजीवी घटकों की क्रियाशीलता और शक्ति का स्पेक्ट्रम भिन्न भिन्न होता है। प्राकृतिक उत्पादों में ये अलग अलग मात्रा में विद्यमान रहते हैं और बहुधा इनकी मात्रा इतनी कम होती है कि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हॉपरेसिन में विद्यमान ह्यूमुलोन उत्पाद को विशिष्ट कड़वाहट प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें साधारण बियर को खराब करने वाले लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं के विरुद्ध क्रियाशीलता भी दिखाई देती है। हरे जैतून से मिलने वाला प्रतिसूक्ष्मजीवी ओल्यूरोपिन और इसका एग्लाइकोन लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं के निरोधक हैं, और अगर इन्हें इस शुरुआती चरण में नहीं निकाला गया तो ये बाद में होने वाले आवश्यक किण्वन में बाधक बन सकते हैं। फलों, सब्जियों, चाय, शीरा और अन्य पादप स्रोतों में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सिसिनेमिक अम्ल के व्युत्पन्न कॉनरिक, फेरुलिक, कैफीन और क्लोरोजेनिक अम्ल में भी प्रतिजैविक और कुछ कवकनाशी या प्रतिकवक क्रियाशीलता देखने में आती है। जंतु उत्पादों में भी कई प्रकार के सूक्ष्मजीवनाशी अथवा प्रतिसूक्ष्मजीवी घटक विद्यमान रहते हैं जो जातीय नहीं होते। उदाहरण के लिए अंडे की सफेदी में कई प्रकार के संघनक पदार्थ मौजूद रहते हैं। तालिका 2.4 इसी प्रकार के कारक दूध में भी पाए जा सकते हैं, हालांकि इनकी मात्रा कम होती है, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम। यह एंजाइम पेप्टोग्लाइकन में विद्यमान ग्लाइकोसाइड बंधनों अपघटन को उत्प्रेरित करता है। इस परत के नष्ट या कमजोर हो जाने से परासरण दाब पड़ने पर कोशिका फट जाती है। लाइसोजाइम ग्राम धनात्मक जीवाणुओं के विरुद्ध सबसे अधिक क्रियाशील रहता है, जहां इसे पेप्टिडोग्लाकिन सहज सुलभ रहता है। यदि अगर ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की बाहरी सुरक्षा झिल्ली को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंच जाए तो यह उन्हें नष्ट कर सकता है। तालिका 2.4 अंडे और दूध में प्रतिसूक्ष्मजीवी। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अन्य घटक मुख्य पोषक तत्वों की उपलब्धता को सीमित करके सूक्ष्मजीवीय वृद्धि को कम करते हैं। उदाहरण के लिए अंडे की सफेदी में मौजूद ओवोट्रास्फेरिन और कोर्नल्बुमिन और दूध में मौजूद लैक्टोफेरिन ऐसे प्रोटीन हैं जो वृद्धि माध्यम में मौजूद लौह का भक्षण कर देते हैं। सभी प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि के लिए लौह अनिवार्य तत्व है। वस्तुतः केर्निबुमिन और लाइसोजाइम ताज़ा अंडों को एक काफ़ी कार्यक्षम सूक्ष्मजीवनाशी तंत्र प्रदान करते हैं। गाय के दूध में कई अन्य प्रकार के सूक्ष्मजीवनाशी पदार्थ विद्यमान रहते हैं, जैसे कोनग्लूटिनिन, लैक्टेनिन, कोलाई रूपनाशी कारक और लैक्टोपेरोक्सीडेस तंत्र। दूध में पाए जाने वाला कैसीन और कुछ मुक्त वसा अम्ल भी सूक्ष्मजीवनाशी होते हैं। 27.2 सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता के कारण खाद्य में विकसित एवं नष्ट होने वाले संघनक पदार्थ। खाद्य में बढ़ने वाले सूक्ष्मजीव एक या एकाधिक पदार्थ ऐसे पैदा कर सकते हैं जो अन्य जीवों के लिए निरोधी हो सकते हैं, जैसे अम्ल, अल्कोहल, पेरोक्साइड या प्रतिजैविक भी। स्विस चीज में प्रोपियोनी जीवाणु द्वारा पैदा किया जाने वाला प्रोपियोगिक अम्ल कवकों का वृद्धिरोधी होता है। वाइन यीस्ट द्वारा मात्रा में बनाया जाने वाला अल्कोहल स्पर्धी जीवों के लिए संघनक का काम करता है।
स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला निसिन पॉलीपेप्टाइड चीज़ के संसाधन या क्योरिंग के दौरान लैक्टेट किण्वनी गैस बनाने वाले क्लोस्ट्रिडिया की वृद्धि को रोकने में उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन निर्माण प्रक्रिया के दौरान ये पदार्थ अवांछित हो सकते हैं क्योंकि ये अनिवार्य लैक्टिक अम्ल स्ट्रेप्टोकोका की वृद्धि को कम कर देता है। स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस डिप्लोकोक्सिन नामक संदमक पैदा करता है। स्ट्रेप्टोकोका पायोजीन्स एस्पियोसीव्स जीनस का सबसे अधिक रोगाणुकारक सदस्य स्ट्रेप्टोकॉक्सिन AFF22 नामक संदमक पैदा करता है। स्ट्रेप्टोकॉक्सिन AFF22 में निसिन के समान कई गुण होते हैं। ग्राम धनात्मक जीव और कवक निसिन के प्रति संवेदनशील नहीं होते, पर संवेदनशील धनात्मक जीवों के प्रति प्रभावशीलता जीवाणु भार पर निर्भर करती है। जीवों की संख्या जैसे बढ़ती जाती है, निसिन की संदमक प्रभावशीलता घटती जाती है। निसिन को ताप संसाधन के साथ प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि ताप उपचारित बीजाणु निसिन के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। संदमक पॉलीपेप्टाइड और बैक्टीरियोसिन के अलावा लैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु अम्ल और पेरोक्साइड पैदा करते हैं। ये अन्य सूक्ष्मजीवों को रोकने और उन्हें दमित करने के लिए बनने वाले पदार्थों का एक विकट पंक्ति का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए लैक्टिक अम्ल जीवाणु खाद्य में उत्तम स्पर्धी है। स्ट्रे डायसिटाइलैक्टिस ऐसे संदमक पैदा करता है जो कई ग्राम धनात्मक और ऋणात्मक जीवों का निरोध करता है। अवियोजित अणु विषाक्त घटक होता है। खाद्य में विद्यमान संदमक यौगिकों को सूक्ष्मजीवों द्वारा नष्ट करने की संभावना भी रहती है। कुछ कवक और जीवाणु धूमन के द्वारा मीट या मछली में जोड़े जाने वाले फिनोलिक यौगिकों या खाद्य में मिलाए जाने वाले बेंजोइक अम्ल में कुछ को नष्ट कर देते हैं। इसके प्रतिरोधी यीस्ट सल्फर डाइऑक्साइड को नष्ट कर सकते हैं और इसी तरह लैक्टोबैसिलस जीवाणु निसिन को अक्रिय बना सकते हैं। 2.7.3 खाद्य पदार्थों के संसाधन के दौरान विकसित होने वाले संदमक पदार्थ। खाद्य पदार्थों को गर्म करने से उनमें संदमक पदार्थ बन सकते हैं। जैसे लिपिडों को गर्म करने पर उनका स्वर ऑक्सीकरण जल्दी हो सकता है और उन्हें संदमक बना सकता है। इसी प्रकार सांद्रित शर्करा पेयों को गर्म करके भूरा बनाने से फुरपुराल और हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफराल बनता है जो किण्वनीय जीवों के लिए संदमक का काम करते हैं। दूध में अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड विद्यमान हो तो उसमें सूक्ष्मजीवनाशी तत्व पैदा करने की क्षमता आ जाती है। दूध में विद्यमान रहने वाला लैक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम थियोसाइनेट का हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है, जिससे थियासाइनेट बनता है। ये पदार्थ ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं को नष्ट कर सकता है और ग्राम धनात्मक जीवाणुओं का संदमन भी ऐसा संभवतः ये जीवाणु की जीवद्रव्य झिल्ली को क्षति पहुंचाकर करता है। 2.8 सारांश। खाद्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए सबस्ट्रेट अवलंब का काम करता है। हमारा खाद्य पादप और जंतु स्रोतों से आता है, इसलिए सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले पादप और जंतु ऊतकों के गुण महत्वपूर्ण हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य ही यह तय करता है कि उसमें क्या पनपेगा क्या नहीं। इसलिए सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले या उसका दमन करने वाले कारकों की जानकारी यह अनुमान लगाने के लिए जरूरी है कि उसमें किस प्रकार के सूक्ष्मपाद पदार्थ विकसित हो सकते हैं। पीएच, जलक्रियाशीलता, रेडॉक्स विभव, पोषक तत्वों का संगठन, जैविक संरचना और खाद्य में संदमक पदार्थों की उपस्थिति ये मुख्य कारक हैं जो सूक्ष्मजीवीय क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक सूक्ष्मजीव का एक न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम पीएच, जलक्रियाशीलता और रेडॉक्स विभव होता है जिस पर वह वृद्धि कर सकता है। ये कारक खाद्य के सूक्ष्मपाद पदार्थ को तय करते हैं। खाद्य में मौजूद उभयरोधी, बफर और संतुलन क्षमता सूक्ष्मजीवों के अनुक्रमण और उनके फलस्वरूप खाद्य में होने वाले विकार की सीमा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विभिन्न सूक्ष्मजीवों की पोषणात्मक आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। कुछ पोषण आवश्यकताओं की सीमा व्यापक होती है तो कुछ इस मामले में बड़े तुनक मिजाज होते हैं। कोई जीव खाद्य के किसी घटक का उपयोग नहीं कर पाता है तो उससे उसकी वृद्धि सीमित हो जाती है और अन्य जीवों को ऐसी कोई कठोर आवश्यकता नहीं होती है जिससे वे स्पर्धा में उस जीव से आगे निकल जाते हैं। इससे वे उस खाद्य के प्राकृतिक सूक्ष्मपाद पदार्थ को प्रोरूपित करते हैं। पादपों और जंतुओं में सूक्ष्मजीवों के आक्रमण और उनके प्रचुरोद्भवन के प्रति रक्षा के लिए विकसित क्रियाविधि विद्यमान होती है। सूक्ष्मजीवनाशी अवरोधक खाद्य को सूक्ष्मजीवों से अपेक्षितया मुक्त रखते हैं और खाद्य में विद्यमान या सूक्ष्मजीवों के आक्रमण के दौरान बनने वाले संदमक पदार्थ खाद्य में निम्न सूक्ष्मजीव संख्या को बनाए रखते हैं। ये 6 प्राकृतिक पैरामीटर पादप और जंतु ऊतक को सूक्ष्मजीवों से बचाए रखने के लिए प्रकृति के तरीके को दिखाते हैं। ये पैरामीटर खाद्य की सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये संभावित सूक्ष्मजीवीय गतिविधियों के प्रकार और होने वाले विकार के प्रकार को तय करता है। ये सभी कारक परस्पर जुड़े हैं और एक कारक में परिवर्तन होने पर सूक्ष्मजीव की आवश्यकताएं प्रभावित हो सकती हैं। इन प्राकृतिक परिघटनाओं को ध्यान में रख हम उनसे व्युत्पन्न उत्पादों के सूक्ष्मजीवीय विकास को रोकने या उसकी गति को धीमा करने के लिए इनमें से प्रत्येक या सभी का कारगर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।